जरा सोचिए, आज दुनिया में सबसे बड़ी रेस किस चीज की है? इकोनॉमी? मिलिट्री पावर? नहीं। सबसे बड़ी होड़ है एनर्जी की। और इस रेस में भारत ने एक ऐसा दाव चलाया है जो पावर का पूरा गेम बदल सकता है। एक जमाना था जब दुनिया भारत को बस इसी एक लाइन से जानती थी। एक ऐसा देश जिसे अपने लोगों का पेट भरने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। और ये जो इमेज थी ना, ये कोई एक दिन में नहीं बनी। इसे दशकों तक बहुत सोच समझकर दुनिया के सामने रखा गया। दुनिया के लिए भारत की पहचान क्या थी? गरीबी, बढ़ती आबादी, एक ऐसा देश जो बस सस्ता लेबर दे सकता है। जब भी हाई टेक्नोलॉजी की बात होती, भारत का नाम लिस्ट में कहीं नहीं होता था। और 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए। ऐसे प्रतिबंध लगाए गए जिनका मकसद ही भारत की टेक्नोलॉजिकल तरक्की को रोकना था। और ये सोच कोई पुरानी बात नहीं है, ये 2014 की बात है, जब भारत का मंगल मिशन कामयाब हुआ। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून छापा था। मैसेज एकदम साफ था कि भारत जैसे देश की हिम्मत कैसे हुई एलीट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटाने की। लेकिन पूरी दुनिया के इस शोर के बीच भारत चुपचाप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हासिल करने में नाकाम हो चुकी थीं। नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और 6 अप्रैल को भारत ने इसी टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। रिएक्टर अब अपने दम पर चल पड़ा है। उससे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। एक स्टेबल, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। अब ये रिएक्टर काम कैसे करता है? ये किसी जादू से कम नहीं है। जहां एक नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ फ्यूल जलाता है, ये रिएक्टर फ्यूल बनाता भी है। ये प्लूटोनियम से शुरू होता है और बेकार पड़े यूरेनियम को एक पावरफुल फ्यूल में बदल देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा बना देता है। इसीलिए तो इसे ब्रीडर कहते हैं। अब भारत की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए जरा दुनिया के सुपर पावर्स की कहानी सुनिए। अमेरिका को ही ले लीजिए, अरबों डॉलर खर्च किए। 1966 में उनके फर्मी 1 रिएक्टर में एक हादसा हुआ। फिर क्लिंच रिवर प्रोजेक्ट को भी बेतहाशा बढ़ती लागत और सेफ्टी की चिंताओं की वजह से 1983 में बंद करना पड़ा। फिर बात करते हैं फ्रांस की। उनका भी सपना बहुत बड़ा था। वो दुनिया का पहला कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर बना रहे थे। लेकिन उनका सुपरफोनिक्स रिएक्टर लगातार सोडियम लीक और आग लगने की घटनाओं से जूझता रहा और आखिर में 1998 में उसे हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया। और तो और, जापान जिसकी इंजीनियरिंग की दुनिया कस्में खाती है, वो भी इसमें फेल हो गया। उनका मॉन्जू रिएक्टर 20 साल में सिर्फ 250 दिन चल पाया। उसे भी 2016 में बंद करना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या था जो इन सबको रोक रहा था? वजह एक ही थी, लिक्विड सोडियम कूलेंट। ये एक ऐसा पदार्थ है जो हवा या पानी के कांटेक्ट में आते ही विस्फोटक बन जाता है। इसे कंट्रोल करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि जरा सी भी चूक एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। तो सवाल उठता है कि जब दुनिया के सबसे अमीर देश, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले देश सबने हाथ खड़े कर दिए, तो भारत ने ये कैसे कर दिखाया? जवाब है नजरिए का फर्क। देखिए, बाकी दुनिया के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा था, एक चॉइस। उनके पास बहुत पैसा और संसाधन थे, तो जब रिस्क बढ़ा वो पीछे हट गए। लेकिन भारत के लिए ये एक मिशन था। हमारे पास यूरेनियम लिमिटेड है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना एक जरूरत थी, कोई ऑप्शन नहीं। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। भारत ने ये सब किया उन देशों से 10 गुना कम खर्चे में। जी हाँ, 10x कम। तो भारत का तरीका क्या था? बहुत सिंपल, जो बाहर से नहीं मिलेगा वो हम खुद बनाएंगे। दशकों तक हमारे साइंटिस्ट लगे रहे। देरी हुई, मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रोजेक्ट को जिंदा रखा और एक एक करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ठीक है, ये एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल जीत है, पर इसका असल मतलब क्या है भारत के लिए? ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये भारत के फ्यूचर की चाबी है। समझिए आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। तेल, गैस, या तक कि यूरेनियम भी इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब दुनिया में कहीं भी टेंशन होती है तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। हमारे पास यूरेनियम कम है, लेकिन एक खजाना है, दुनिया का 25% थोरियम। पर प्रॉब्लम यह है कि इस खजाने को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
और यहीं पर आता है भारत का मास्टर प्लान, एक ऐसा प्लान जो दशकों पहले बनाया गया था। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 में हमने नेचुरल यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाया। ये जो ब्रीडर रिएक्टर है, ये दूसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेज है। ये उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हमारे थोरियम के भंडार को यूजेबल फ्यूल में बदलेगा। और स्टेज 3, उस नए फ्यूल से पूरे देश को पावर देना। ये नंबर याद रखिए, 25%। दुनिया का 1/4 थोरियम भारत के पास है। ये ब्रीडर रिएक्टर उसी खजाने का ताला खोलता है जो हमें सदियों तक एनर्जी दे सकता है। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक करीब 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर पैदा करना। अब ये टारगेट बहुत बड़ा है और बिना फ्यूल के तो ये हो ही नहीं सकता। और ये ब्रीडर रिएक्टर बस वही फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ बिजली की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रेटेजिक आज़ादी की। जब कोई देश अपनी एनर्जी खुद बनाता है तो वो दुनिया के दबाव से आज़ाद हो जाता है। ये सच्ची आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो कालपक्कम में जो हुआ है वो सिर्फ एक रिएक्टर का चलना नहीं है, ये भारत के उस सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जहां हमें अपनी ऊर्जा के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई वो चाबी है जो भारत के लिए सच्ची ऊर्जा स्वतंत्रता का ताला खोलेगी?